Hello everyone, welcome to NTA JEE Main Test 62 Chemistry Discussion. I'm Shashi Shekhar, starting with question number 1. In an experiment, 2.4 gram of iron oxide on reduction with hydrogen gave 1.68 gram of iron. तो 2.4 ग्राम FeO दिया हुआ है और रिएक्शन में हमें 1.68 ग्राम ऑफ आयरन मिल रहा है. In another experiment, 2.9 gram of iron oxide gave 2.09 ग्राम ऑफ आयरन ऑन रिडक्शन. तो दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं और ये जो एक्सपेरिमेंट है हमें एक कंपाउंड के बारे में गिवन है. यहाँ पे आयरन ऑक्साइड को भी हम FeO से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो FeO के बारे में गिवन है कि जब FeO का मास ऑफ FeO जब 2.4 ग्राम रहता है तो मास ऑफ आयरन रहता है यहाँ पर 1.68 ग्राम. तो इस गिवन वैल्यू से और ये केस 1 है और दूसरा केस गिवन है अपने पास कि जब मास ऑफ FeO रहता है 2.9 ग्राम तो मास ऑफ आयरन रहता है 2.09 ग्राम. तो इस गिवन केस से एक तो हम ये कर सकते हैं कि मास ऑफ आयरन हमें पता चल गया तो मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं और दोनों जगह पे मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड कर सकते हैं. तो हमें एलिमेंट्स का रेशियो आ जाएगा. जैसे अगर हम फाइंड करें तो या एलिमेंट का रेशियो आ जाएगा और या फिर हम ये कर सकते हैं कि मास ऑफ Fe अपॉन मास ऑफ FeO ये निकाल सकते हैं. मतलब जो फ्रैक्शन ऑफ Fe प्रेजेंट है इन ए सैम्पल वो दूसरे सैम्पल के साथ अगर मैच हो रहा है सेम कंपाउंड का, हम कोई भी एक सैम्पल लेते हैं और जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो ये बोलता है कि अगर हम कोई भी सैम्पल लें तो जो एलिमेंट्स का परसेंटेज होगा उस सैम्पल के अंदर वो सेम होगा या फिर जो एलिमेंट के मास का रेशियो होगा वो रेशियो भी सेम होगा. तो यहाँ पे हम ये चेक कर लेते हैं कि ये सेम आता है या नहीं. तो यहाँ इन ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इससे यही चीज़ें चेक हो पाएंगी और ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ही सेटिस्फाई कर रहा होगा. मल्टीपल प्रोपोर्शन जनरली हम सेम एलिमेंट से जब डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं जैसे कार्बन और ऑक्सीजन से CO और CO2 बनाते हैं तो इनके बीच में हम चेक करते हैं. कंजर्वेशन ऑफ मास तो जनरली अप्लाइड है हर एक जगह पे. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये बोलता है कि दो डिफरेंट एलिमेंट है तो तीसरे एलिमेंट के सेम वेट के साथ अगर कंबाइन होता है तो वो फिर सिंपल रेशियोज़ में कंबाइन होता है. बट ये अगेन तीसरा एलिमेंट चाहिए. यहाँ पे दो एलिमेंट के बारे में ही गिवन है. तो यहाँ पे अगर हम देखें केस 1 के लिए जो रेशियो आ रहा है वो है 1.68 और अपॉन 2.4 और केस 2 में जो रेशियो आ रहा है मास ऑफ आयरन और मास ऑफ FeO का ये रेशियो है 2.09 अपॉन 2.9 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2/3. और इधर भी अगर हम 8 से कैंसिल कर दें तो ये भी 8 2 16 और 8 3 24 2/3 के अप्रॉक्स आ रहा है ये. तो ये वैल्यू सेम आएंगे क्योंकि सेम कंपाउंड है. तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को ये वैलिडेट करता है. इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ H2 एंड I2 आर हीटेड इन ए क्लोज्ड वेसल. इक्विवेलेंट अमाउंट्स गिवन है हमें जब हम और रिएक्शन में HI फॉर्म हो रहा है तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं. H2 + I2 से HI बन रहा है और गिवन है कि इफ़ 80% ऑफ द हाइड्रोजन कैन कन्वर्ट. तो इक्विवेलेंट अमाउंट है तो दोनों के ही हम सेम मोल या सेम मोलर ले लेते हैं. मोलर ही ले लेते हैं. अभी हम कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है तो हम इसका भी 1 मोलर ले लेते हैं और ये भी 1 मोलर ले लेते हैं. तो ये अगर 80% डिकम्पोज होगा 80% ऑफ हाइड्रोजन इज़ कन्वर्टेड. तो ये अगर 80% कन्वर्ट होगा तो ये भी 80% कन्वर्ट होगा. इसको बैलेंस करें तो ये 2HI आएगा. तो ये 2 × 0.80 फॉर्म होगा. तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लिख लिया, चेंज लिख लिया. इक्विलिब्रियम पे आई स्टेबल बोलते हैं जिनको, ये 0.20 है, ये 0.20 है, ये 2 × 0.80 है. तो हमें Kc चाहिए. Kc = HI की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन H2 की कॉन्सेंट्रेशन इंटू I2 की कॉन्सेंट्रेशन. तो ये वैल्यू को जब हम सॉल्व करें तो ये आता है यहाँ से 2 × 0.8 × 2 × 0.8 अपॉन 0.20 × 0.20. तो इसको कैंसिल कर दें तो ये 0.1, ये 0.1 और ये 64 आ जाएगा यहाँ से. तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. तो परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ CuNH3 होल 2+. तो कॉपर के अंदर देखें तो Cu 2+ है और कॉपर होता है, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d10 और 4s1. 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d9 आ रहा है. अब 3d9 के अंदर
अगर हम फिल करें तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा हमें। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर है तो फिर इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगी वो √1/(n)(n+2) से देखें तो 1/3 हो जाएगा। तो 3 का रूट मतलब 1.732 वैल्यू, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड, ये भी सही है। के जो होता है उसको KF/KB या KR से लिखते हैं रिवर्स रिएक्शन से, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। हमें तो गलत फाइंड करना है। NaCO4 इज टेट्राहेड्रल, ये भी सही है। निकल 3D8 होता है तो क्योंकि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, तो फिर वो ये थोड़ा आपको याद भी रखना है कि इसमें पेयरिंग हो जाती है। तो जो कंपाउंड बच रहा है CO4 इज टेट्राहेड्रल, तो 3D8 कॉन्फ़िगरेशन है, और सॉरी 3D8 नहीं है, निकल के अंदर 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है। 3D8 और 4s2 है। 3D8 4s2 है अगर, तो इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे पेयरिंग के बाद, तो जो ऑर्बिटल बचेंगे वो s और p3 बचेंगे, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, तो ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। फॉर फॉर्मिंग NCl5 फॉर्म ही नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसके पास 3D ऑर्बिटल्स नहीं रहते हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो अपने लिए ये सही ऑप्शन हो जाएगा। बाय डाइल्यूटिंग अ वीक इलेक्ट्रोलाइट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एक्चुअली कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करना थोड़ा गलत हो जाता है। एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चेंज एज, तो जब हम डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस जो है वो मतलब अगर हम पर ml या पर सेंटीमीटर क्यूब नंबर ऑफ आयंस देखें तो वो कम हो रहे हैं, तो कंडक्टिविटी डिक्रीज़ होती है, Kc डिक्रीज़ होगा। लेकिन जब हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो लैम्डा m जो है वो kappa/c या kappa/ नॉर्मैलिटी है n, तो नॉर्मैलिटी जो है वो नंबर ऑफ़ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम है। तो क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है डाइल्यूशन के साथ, ऐसे तो ये डिक्रीज़ होता है, बट वॉल्यूम का बढ़ना यहाँ पे ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है और कापा जो है वो रिलेटिवली कम रिड्यूस होता है, तो ओवरऑल इफेक्ट जो होता है वो वॉल्यूम का देखते हैं हम, तो लैम्डा c जो है यहाँ पे वो इंक्रीज़ होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शन BCl3 और ये सब रिएक्शन थोड़ी आपको याद रखनी चाहिए कि फर्स्ट जो है वो B3H3 B3H3 या B3N3H3Cl3 फॉर्म होता है, B3N3H3 और Cl3 फॉर्म होता है, जो कि 1,3,5 ट्राइक्लोरो और बोराजीन है, और फिर फाइनली NaBH4 के साथ फिर ये बोराजीन फॉर्म हो जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर, तो रिएक्शन हमें गिवन है कि रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, डिकम्पोजिशन किया है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, और तो टाइम 0 पे हमें टोटल प्रेशर गिवन है। तो जब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज दिस। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K टाइम्स पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2। कॉन्सेंट्रेशंस को हटा के हम क्योंकि सब कुछ प्रेशर के टर्म में ही गिवन है, तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिख देते हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें प्रेशर तो आसानी से आ जाएगा क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है, हमें K फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख के और K फाइंड कर लेते हैं। SO2Cl2 गैस है प्लस SO2, इससे हमें मिल रहा है SO2 गैस और प्लस Cl2 गैस। तो यहाँ पे हम देखें इनिशियली टाइम 0 पे 0.5, देखो टोटल प्रेशर गिवन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये SO2Cl2 का प्रेशर दिया हुआ रहता है तब तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, बट टोटल प्रेशर है तो आपको पहले SO2Cl2 का प्रेशर फाइंड करना पड़ेगा। रिएक्शन जैसे जैसे जब T इक्वल टाइम 0 है तब जो टोटल प्रेशर है वो केवल रिएक्टेंट का होगा। अज्यूम कर रहे हैं कि उस समय कोई प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं था, तो ये इनिशियल 0.5 है। बाद में कुछ भी अगर x डिकम्पोज होगा तो ये प्लस x और प्लस x फॉर्म होगा, तो फाइनल प्रेशर अगर हम देखें तो ये 0.5 माइनस x है और ये x है और ये x है। तो यहाँ से हम टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, टोटल प्रेशर आ जाएगा 0.5 माइनस x प्लस x, जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, सबको ऐड कर दें तो ये आ गया। और ये गिवन कितना है अपने पास, ये गिवन है 0.6, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0.1। तो x 0.1 आ गया, इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना है, दिस इज इक्वल टू
0.5 माइनस एक्स, तो ये हो गया 0.4। तो इस पॉइंट पे पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 आ गया है अपने पास, और टाइम भी हमें पता है कि 100 सेकेंड लगे हैं। मतलब ln प्रेशर ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर एट टाइम t, दिस इज इक्वल टू KT। तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर गिवन है हमें, तो इसको यूज़ कर लेते हैं ln, और P0 हमें पता है ये 0.5/0.4 हो गया, मतलब हम इसको 5/4 लिख देते हैं। K टाइम्स टाइम दिया है हमें 100 सेकेंड, तो ये वैल्यू ln 5 को हम 2.3 और 2.303 है, बट हमने अब थोड़ा अप्रॉक्स कर दिया है। log 5/4 है, तो log 5 माइनस log 4 हो जाएगा ये। अब ये सब वैल्यूज़ आपको थोड़ी याद रखनी पड़ेगी। log 5 0.7 होता है, log 4 0.6 होता है, तो 0.7 माइनस 0.6 तो 0.1 आ गया, मतलब ये वैल्यू आ गई 2.3 इंटू 10⁻⁻1 इक्वल टू K इंटू 100, और यहाँ से K की वैल्यू आ जाती है 2.3 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। तो K आ गया अपने पास। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रेशर ऑफ SO2Cl2। तो हमें कब बोला गया, जब टोटल प्रेशर 0.65 है। तो जब टोटल प्रेशर 0.65 है तो यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं कि टोटल प्रेशर था अपना 0.5 प्लस x, और ये इक्वल टू 0.65 है, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0.15। तो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 कितना आ जाएगा, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 है 0.5 माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0.35। तो अब अपने पास K भी आ गया, प्रेशर ऑफ SO2Cl2 भी आ गया, तो रेट आ गया, रेट इक्वल टू K टाइम्स 2.3 इंटू 10⁻³ इंटू 0.35। बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 23 इंटू 35 अगर फाइंड करें तो 5 दिया 15, और ये हो गया 10 और 11, 9 6 5 9 10 6 1 7 और 1 8, तो 8 के आसपास 0.805 आ रहा है ना, मतलब 8.0 अराउंड, और ये वैल्यू है 10⁻⁴। तो हमने थोड़ा अप्रॉक्सीमेट भी किया है बहुत जगह पे, तो 8 इंटू 10⁻⁴ इसके क्लोजेस्ट आ रहा है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर। Chemical composition of slag formed during the smelting process in the extraction of copper। स्लैग जनरली हम SiO2 के साथ फॉर्म करते हैं ताकि हम कोई मेटल ऑक्साइड को बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पे FeO मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं हम SiO2 के साथ, तो ये FeSiO3 फॉर्म होता है, और जो FeSiO3 है दिस इज़ द स्लैग एयर। तो FeSiO3 अपना आंसर है। बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड जब बोला जा रहा है तो एक्स्ट्रा कार्बन को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, या बेंजल्डिहाइड बोल लो, या बेंजीन कार्बल्डिहाइड बोल लो, इज़ रिएक्टेड विद कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। तो अगेन ये कॉन्सेंट्रेटेड NaOH, और यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये रिएक्शन होगी कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो रिएक्शन होगी तो फिर एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा, तो एक CO2 माइनस बनेगा और एक CH2OH बन जाएगा। मतलब एक तो बेंजोएट बन रहा है और एक बन रहा है मिथेनॉल, फिनाइल मिथेनॉल, तो सोडियम बेंजोएट एंड फिनाइल मिथेनॉल। आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथवे टू कन्वर्ट प्रोपेनोइक एसिड। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे एक तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 3 कार्बन से हम 2 कार्बन के अमीन पे जा रहे हैं। 2 कार्बन के अमीन पे मतलब हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है, जो कि 3 डिग्री अमाइड को, और मतलब 3 कार्बन को और 2 कार्बन के अमीन में कन्वर्ट कर देगा। 3 कार्बन के अमाइड को 2 कार्बन के अमीन में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब है वाई जो है वो अपना अमाइड आएगा 3 कार्बन का, प्रोपेनामाइड। CaOH होल ट्वाइस के साथ हीट करेंगे तो ये तो सॉल्ट बन जाएगा। फर्दर हीट कर रहा है, कोई हीटिंग से तो क्या ही होगा। SOCl2 के साथ रिएक्शन करे, डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पे Cl लग जाता है, डबल बॉन्ड O Cl लग गया। इसके बाद NH3 के साथ रिएक्शन है, तो ये डबल बॉन्ड O NH2 लग जाएगा, और फिर Br2 KOH हॉफमैन रिएक्शन, तो ये 2 कार्बन का NH2 फॉर्म कर रहा है। देयरफॉर दिस इज़ द करेक्ट आंसर। आगे मूव करते हैं। द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन विल बी फास्टर फ्रॉम विच कार्बन इन द फॉलोइंग। तो प्रोटॉन का अगर हम एक्सट्रैक्शन देखें तो हाइड्रोजन यहाँ पर है,
और एक हाइड्रोजन यहाँ पर है जो कि इस हाइड्रोजन को तो रिमूव करना मुश्किल होगा, तो ये तो नहीं जाएगा, ये सब विनाइलिक हाइड्रोजन है। तो अपने पास या तो P होगा और या फिर X होगा। तो अब इन दोनों का अनायन बना के आप चेक कर लो, जिसका अनायन स्टेबल होगा वो आसानी से रिमूव हो जाएगा। एक तो ये अनायन फॉर्म होगा और दूसरा है कि यहाँ पर ये अनायन फॉर्म होगा। तो इन दोनों अनायंस में से सबसे ज़्यादा स्टेबल अनायन ये है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड अनायन ज़्यादा है। ये अभी हम इसमें इधर नेगेटिव चार्ज को पुश करते हैं तो एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, मतलब ये नेगेटिव यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। इसमें तो एक ही स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है रेजोनेंस का, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इधर हमें देखने को मिल रहा है, O माइनस डबल बॉन्ड। और इसमें भी एक और स्ट्रक्चर बनेगा, ये O माइनस फर्दर इधर डिलोकलाइज होगा तो ये फिर डबल बॉन्ड O माइनस ऐसा बन जाएगा। तो ज़्यादा जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये ज़्यादा स्टेबल अनायन है, देयरफॉर X विल बी द करेक्ट आंसर। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, सही है। 3D 1 फेल होता है, 1 2 3 4 5, स्कैंडियम ये है, फिर टाइटेनियम ये है, वैनेडियम ये है, क्रोमियम ये है, मैंगनीज क्रोमियम में 3D 5 हो जाता है। तो सब के सब पैरामैग्नेटिक है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर तो है ही, डाईमैग्नेटिक बिहेवियर नहीं है, तो 2 तो गलत हो गया, 2 जिसमें है वो तो नहीं लेंगे हम, और 1 लेना है हमें, तो ये करेक्ट आंसर है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सही है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस भी होते हैं। ऑन ट्रीटमेंट ऑफ 100 ml ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स CrCl3.6H2O विथ एक्सेस ऑफ AgNO3, तो जो भी Cl बाहर होगा वो Cl AgCl फॉर्म कर लेगा। जो भी Cl माइनस है जो कि आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट है वो AgCl सॉलिड फॉर्म कर लेगा। तो हमें केवल ये फाइंड करना है कि कितने मोल्स ऑफ Cl माइनस बाहर है। हमें टोटल मोल्स ऑफ कंपाउंड पता है, 100 ml इन 2.1 मोलर मतलब 10 मिलीमोल है गिवन कंपाउंड, और हम ये फाइंड कर लेते हैं कि AgNO3 कितने मिलीमोल, मतलब AgCl कितने मिलीमोल फॉर्म होते हैं। तो AgCl हमें गिवन है 4.305 ग्राम है, दिस इज इक्वल टू 4305 मिलीग्राम। Ag का मास है 108, Cl है 35.5, ये सब याद रखना चाहिए आपको थोड़ा। 143.5 से इसको डिवाइड कर देते हैं मिलीग्राम पर मिलीमोल, तो मिलीग्राम कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ जाएगी 3 टाइम्स लगभग कैंसिल होता हुआ दिख रहा है हमें। 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये 3 × 9 और 4 × 12 और 3 से इधर से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लगता है एग्जैक्ट आ जाएगा 15 और 10 4 × 12 1 13 3, हाँ तो एग्जैक्टली 3 टाइम्स कैंसिल हो रहा है। तो ये आ गया अपना 3 मिलीमोल है, 3 नहीं 30 मिलीमोल सॉरी। तो जब 10 मिलीमोल कंपाउंड है तो ये 30 मिलीमोल फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि Cl माइनस जो कॉम्प्लेक्स के बाहर प्रेजेंट है वो 3 मिलीमोल प्रेजेंट, 3 Cl माइनस बाहर प्रेजेंट है, तभी ओवरऑल 30 मिलीमोल फॉर्म हो रहा है। तो 3 Cl माइनस बाहर इसके अंदर है, ये जब डिसोशिएट होगा तो ये बनाएगा CrH2O होल 6 3 प्लस और प्लस 3 Cl माइनस, तो ये 3 Cl माइनस। अब इसका ओवरऑल 10 मिलीमोल अगर हम लेते हैं तो ये फॉर्म होगा 30 मिलीमोल, और ये 30 मिलीमोल के साथ ये 30 मिलीमोल प्रेसिपिटेट हो जाएगा। विच आर द फॉलोइंग, विच आर मैच द कॉलम्स, मेटल नॉन मेटल लिक्विड और ये सब बताना है। ब्रोमीन जो है वो एक लिक्विड नॉन मेटल है, मरकरी जो है वो एक लिक्विड मेटल है। तो सी के साथ तो 4th मैच करता हुआ दिख रहा है, सी के साथ 4th है, सी के साथ 4th है, और ब्रोमीन एक लिक्विड नॉन मेटल है, ए के साथ 3 है, ए के साथ 3 है, बस। तो एक ही ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है हमें, बाकी तो ऑप्शंस ऑफ मैच कर लो। गिवन बिलो आर 2 रिएक्शंस ऑफ वाटर विथ सोडियम एंड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट इज द नेचर ऑफ वाटर इन दिस रिएक्शंस। Na यहाँ पे Na से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और ये Na प्लस में जा रहा है, हमें यही सब बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो Na अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब है H2O इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये दोनों तो सही हो गया अपना। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो कार्बन +4 स्टेट पे है यहाँ पे, और इधर 6 दूनी 12 -12 और +12 0, तो 0 पे जा रहा है।
तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो H2O यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट एक्ट्स 1 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो गलत हो गया फिर, और 2 में रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये करेक्ट हो गया। The edge length of sodium chloride unit cell is 564 if size of Cl minus this, तो Na प्लस फाइंड करना है, तो A इक्वल टू हो जाएगा अपना जो एज लेंथ है उसी के अलॉन्ग अगर हम देखें तो जो Cl माइनस है वो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है और फेस पे प्रेजेंट है, और Na प्लस जो है वो एज के सेंटर पे प्रेजेंट है, तो दो इसका रेडियस 2 टाइम्स और Cl माइनस का हाफ और हाफ, तो Cl माइनस का भी रेडियस ऐड कर देते हैं, R ऑफ Na प्लस प्लस R ऑफ Cl माइनस, ये आ जाएगा ओवरऑल। तो A आ रहा है 564 पिकोमीटर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और Na प्लस कितना दिया, Cl माइनस है 181 प्लस रेडियस ऑफ Na प्लस 2 से डिवाइड करें अगर इसको, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 8 दूनी 16 2 माइनस 181, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ Na प्लस, ये आता हुआ दिख रहा है 101 पिकोमीटर। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी किससे देखते हैं हम, जेटसेव रूल से। जेटसेव रूल क्या बोलता है, जितना ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड होगा, हाईली सब्सटीट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल, या मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन आर मोर स्टेबल, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पे इसके साथ देखें तो 4 सब्सटीट्यूशन है, यहाँ पे देखें तो 1 2 और ये 3, तो 3 सब्सटीट्यूशन है, CH3 को केवल काउंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखें तो एक CH3A और एक ये, तो 2 सब्सटीट्यूशन है, और यहाँ पर केवल एक ही सब्सटीट्यूशन है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 4 है, देन 3, देन 2, देन 1, 4 3 2 1। स्टडी द ऑर्बिटल डायग्राम, हमें क्या बताना है, हमें बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसमें ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, तो इसके अंदर ज़्यादा मोर नंबर ऑफ एक्सचेंज पॉसिबल है, तो ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी रिलीज़ होगी, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें कम एक्सचेंज है, इसमें अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग 4, ये 4 जगह के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये दिन 3 के साथ एक्सचेंज कर सकता है, फिर ये बचा हुआ 2 के साथ कर सकता है, और ये 1 के साथ कर सकता है। इसको देखें तो 2 + 1 एक्सचेंज है, तो नंबर ऑफ एक्सचेंज इसमें ज़्यादा है, तो एक्सचेंज एनर्जी ज़्यादा है, X exchange energy is maximum, so stability. Which of the following names of the organic compound is correct, not correctly written, गलत है, तो इसमें तो एल्डिहाइड की ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो ये नंबर 1 2 3 4 है, 4 पे हाइड्रोक्सी है, 3 में ऑक्सी है, सही है ये। तो इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे ये नंबर 1 कार्बन हो जाएगा, ये 2, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 3 मिथाइल होना चाहिए, इन्होंने 5 मिथाइल लिख के दिया है, तो ये गलत है, अपने लिए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं हम द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल, तो कौन कौन सा अल्कोहल है, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल और 3 मिथाइल है, देन 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल है, इसके बाद पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल। इसके अंदर अगर हम देखें तो OH को हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन जो है दूसरे ऑक्सीजन के क्लोज जाने में मुश्किल होगी, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सबसे वीक होगा, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अगर वीक है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा इसमें, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट, तो हाँ ब्यूटेन मतलब 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल में सबसे कम होना चाहिए, 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल में सबसे कम होगा, और फिर इसमें हो जाएगा कम, फिर इसमें क्योंकि इसमें सरफेस एरिया भी ज़्यादा है और OH के पास हिंड्रेंस भी कम है, आसानी से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। Graphs between pressure and volume are plotted at different temperatures. Which of the following isotherm represent Boyle's law PV equal to constant? तो जब Boyle's law लिख के ही दे दिया, तो अगर ये कांस्टेंट है तो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइम 1/v, मतलब हम देखें y इक्वल टू mx से, तो स्लोप m है और
वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है, तो वाई इंटरसेप्ट 0 है तो ये सही स्टेटमेंट है। फिर p वर्सेस 1/v लीनियर आ रहा है, पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो ये हाइपरबोलिक है, तो ये भी सही है। T1 T2 T3 पी वी वर्सेस पी, अब पी वी क्योंकि कांस्टेंट है, पी वी का अगर हम प्रोडक्ट देखें तो कांस्टेंट है, तो पी वी वर्सेस पी या पी वी वर्सेस वी ये दोनों ही कांस्टेंट आएंगे, तो ये भी सही है। लॉग पी वर्सेस लॉग वी अगर हम देखें तो लॉग पी प्लस लॉग वी इक्वल टू कांस्टेंट है, इक्वल टू सम कांस्टेंट के लिख देते हैं, तो लॉग पी इज इक्वल टू के माइनस लॉग वी, तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है और वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है, तो ये भी सही है। सारे ग्राफ सही, ऑल आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर एन एक्वस सॉल्यूशन। ऑलरेडी अपने पास 1 लीटर है एक्वस सॉल्यूशन का, जो कि है pH इसका 1 है, और हमें बोला जा रहा है कि कितना इसमें क्रिएट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ pH 2, इसका वॉल्यूम V है, कितना इसमें वॉल्यूम मिलाया जाए कि pH इसका 2 हो जाए। तो V ऑब्वियसली ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है 10⁻⁻1 मोलर, और इसमें जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आनी है वो है 10⁻⁻2 मोलर। बट क्या कांस्टेंट होगा, अगर हम बाहर से वाटर मिला देते हैं तो जो अंदर का H प्लस है वो तो सेम ही रहेगा, तो मोल्स ऑफ H प्लस कॉन्स्टेंट होंगे, तो दोनों जगह पे हम m1v1 इक्वल टू m2v2 यूज़ कर लेते हैं, मोल्स को कांस्टेंट कर लेते हैं। तो 10⁻⁻1 इंटू 1 लीटर इज़ इक्वल टू 10⁻⁻2 इंटू वॉल्यूम V, तो यहाँ से वॉल्यूम V आ रहा है 10 लीटर, तो 10 लीटर आ गया, तो ये 10 लीटर है और इनिशियली 1 लीटर पहले से ही प्रेजेंट था, तो वॉल्यूम एडेड इज़ 10⁻1 लीटर, 9 लीटर वॉल्यूम ऐड किया है हमने, तो आंसर इसका 9 हो जाएगा। कंसिडर द इक्वेशन गिवन बिलो, फाइंड द सम ऑफ एक्स वाई जेड। रिएक्शन बैलेंस करके दे दिया इन्होंने, इससे आसान काम तो कुछ हो ही नहीं सकता है। आप तो क्या करो, एग्ज़ाम टाइम में टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन केवल काउंट करना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड HNO3 कितना ऐड हुआ है, तो नाइट्रोजन का एक ही सोर्स है HNO3, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो x मस्ट बी 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन देखें तो 2 और 3 दूनी 6 और 2 8, तो y मस्ट बी 8। यहाँ पे देखें 10 नाइट्रोजन यहाँ पे और बस, तो 10 नाइट्रोजन के लिए z मस्ट बी 10, तो ओवरऑल XYZ आ गया 20 आ गया यहाँ से। सिस्टम चेंजेस फ्रॉम x टू y विथ अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी मेजरिंग टू 25 किलो जूल। x से y पे गया है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी है 25 किलो जूल पर मोल बाई रिवर्सिबल पाथ एंड रिटर्न्स फ्रॉम y टू x। y टू x पे आ गया अगर फिर से, तो व्हाट विल बी द नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, तो अगर इधर जाने पे 25 है तो इधर जाने पे -25 होगा, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अगर हम डेल्टा U1 लिखते हैं इसको और इसको डेल्टा U2 लिख दें, तो सम अगर हम देखें तो डेल्टा U1 प्लस U2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। स्टेट फंक्शन है, सेम स्टेट पे वापस आ रहा है अगर, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज 0 होगा। When gas is bubbled through water at 298 Kelvin, a very dilute solution of gas is obtained. Henry law of constant हमें given है 100 kilobar. If the gas exerts a pressure of 1 bar, the number of moles of gas dissolved in 1 liter of water is this. Find the value of x. तो हेनरी लॉ हमें, हेनरी लॉ कांस्टेंट गिवन है, गैस को x मान लेते हैं, x इक्वल टू KHX इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ x, दिस इज इक्वल टू KH हमें गिवन है और कांस्टेंट है, ये हो जाएगा मोल ऑफ x अपॉन n टोटल। बट क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होगा, तो हम इसको मोल्स ऑफ सॉल्वेंट से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि n टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, और डाइल्यूट जब वेरी डाइल्यूट लिखा हुआ है इसका मतलब है कि मोल ऑफ सॉल्यूट इज़ लेस देन मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है,
तो यहाँ से सॉल्व कर ले, हमें गिवन है कि इफ़ गैस एग्जर्ट्स अ प्रेशर ऑफ 1 बार, मतलब px अगर 1 बार है, दिस इज़ इक्वल टू, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट 100 किलो बार है, मतलब 10⁵ बार मोल ऑफ x, मोल ऑफ सॉल्वेंट, और 1 लीटर ऑफ वाटर है, मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम इज़ इक्वल टू, और इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 मोल इज़ 18 ग्राम वाटर। तो ये आ रहा है यहाँ से 55.555। हमें बोला गया है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो क्योंकि 55 के बाद कोई नंबर आ रहा है तो इसको हम इवन बना देते हैं। 55.56 राउंडिंग ऑफ का रूल है कि अगर ऑड है और उसके बाद 5 है तो फिर हम उसको इवन बना देंगे +1 ऐड करके। तो ये आ गया 55.56। तो यहाँ से मोल ऑफ x आ गया 55.56 इंटू 10⁻⁻5। ऑब्वियसली बहुत ही कम है, तो अपना एजम्पशन भी सही है। तो x की वैल्यू आ रही है 55.56। हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड रिंग एक्टिवेटिंग। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑर्थो पैरा रिंग मतलब जैसे जो हैलाइड्स हैं Cl Br, ये सब तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट कैसे हैं, ये डीएक्टिवेटिंग है। तो फिर ये यहाँ पे हमें इंक्लूड नहीं करना है। एक्टिवेटिंग मतलब जो रिंग रिएक्शन की रेट बढ़ाए, NO2 तो नहीं बढ़ाता है, Cn भी नहीं बढ़ाता है, CH3 इंक्रीज़ करता है, OH भी इंक्रीज़ करता है, NH2 भी इंक्रीज़ करता है, OR भी इंक्रीज़ करता है। X यहाँ पे ClBr को रिप्रेजेंट किया हुआ है, बट ये डीएक्टिवेटिंग है तो ये तो नहीं होगा आंसर। CHO नहीं करेगा, ये NHR है, लिखने में लगता है थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो ये भी करेगा। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो कि डोनेट करेंगे, तो टोटल 1 2 3 4 5 आंसर हो गया। तो होपफुली पेपर तो मोर और लेस ईजियर साइड में ही था, तो बेटर स्कोर वुड बी, अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो आप 80+ स्कोर कर रहे हैं तो वो यहाँ पे अच्छा स्कोर माना जाएगा। 80-85+ तो मिनिमम आपको स्कोर करना चाहिए। तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक यू।